नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है आपके ACF फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर 2018 वैकेंसी है। बाकी पेपर तो कब हुआ था तो आपके सामने है 18 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ उसके अंदर एक पेपर आप सब जानते हैं जीके का था। आइए उसके अंदर देखते हैं कि हमारे राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए। देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है आपको, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन कोई घेरा नहीं है, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो हो जाएगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब जयपुर प्रजामंडल को गति मिली थी तो 1940 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। किसको? हीरालाल शास्त्री को। और यहां पर पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, तो आप सब जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और जयपुर प्रजामंडल के 1940 में अध्यक्ष बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री, और 1944 के अंदर जाकर वापस चेंज हुआ और अध्यक्ष बनाया किसे? जानकी देवी बजाज को। मतलब 40 से लेकर 44 तक जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष रहे वो है आपके कौन? हीरालाल शास्त्री। याद रखिएगा, कौन रहे थे? हीरालाल शास्त्री। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हीरालाल शास्त्री। और वैसे भी आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जयपुर प्रजामंडल का दो भागों में विभाजन हो गया था। एक तरफ एग्रीमेंट हुआ, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जिसे आप बोलते हैं 1942, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य, और एक अलग मोर्चा बना था आजाद मोर्चा 1942, बाबा हरीश चंद्र। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कितनी गहराई से है ये कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर। अब सिंपल सी बात है, देखिए, जसना जी, संत जसना जी, शीतला जी मतलब शीतला माता, जाम्बो जी और झीण माता, इनके प्रमुख स्थान कहां पर है? आप कहेंगे सर जसनाथ जी का प्रमुख स्थान रहेगा कत्रियासर बीकानेर। भाई जसनाथ जी, इनका प्रमुख संप्रदाय जसनाती संप्रदाय और प्रमुख पीठ भी कहां पर है? कत्रियासर बीकानेर। शीतला माता है तो ये आपके चाकसू जयपुर। शीतला माता आप सब जानते हैं राजस्थान में एकमात्र ऐसी देवी जिनकी खंडित मूर्ति के रूप में पूजा होती है, वो है आपकी शीतला माता, चेचक की देवी। जाम्बो जी की बात करेंगे तो मुकाम नोखा, और जीण माता की बात करेंगे तो रेवासा शिखर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध भरथरी मेला कहां आयोजित होता है? प्रसिद्ध भरथरी मेला, याद रखिएगा, अलवर जिले में। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। और ये जो भरथरी प्रसिद्ध मेला है ये आपके कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल भी है। कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल। क्लियर? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए, पूछा जा रहा है, अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे सर वो तो है अली बख्श। ठीक है, ए से अली बख्शी ख्याल, ए से अली बख्श, और ए से ही क्या होगा? अलवर। याद रखिएगा कौन सा है? अलवर। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला है आपके कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महारावल की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो आप सब जानते हैं कोटा में आए थे आपके मदन पाल, और ये मदन पाल कहां के हैं? तो याद रखिएगा करौली के। मदन पाल ने एक अंग्रेज अधिकारी जो कोटा में आए थे ना, जिसका नाम है आपके रॉबर्ट्स, इसका सहयोगी किया था।
ये आपके ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होंगे पुराने पेपरों के, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पेपरों से ही पुराने क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। अब ये देखिए, मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये ग्रंथ लिखा था किसने? तो आप सब जानते हैं मुणोत नैणसी ने। मुणोत नैणसी ने इसी ग्रंथ में सर्वप्रथम मारवाड़ की जनगणना की थी। क्या की थी? मारवाड़ की जनगणना। इसीलिए तो मारवाड़ रा परगनारी विगत को कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर। क्या बोलते हैं? गजेटियर से तुलना की है, याद रखिएगा। और मुणोत जो नैणसी हैं, ये तो होगी आपके, मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल। और कहने वाले कौन? तो आप सब जानते हैं मुंशी देवी प्रसाद। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। और मुणोत नैणसी की इसके अलावा भी रचना है नैणश्री ख्यात की। ये स्वयं जसवंत सिंह फर्स्ट के क्या है? दीवान। याद रखिएगा, ये और इंपॉर्टेंट बात है। मुणोत नैणसी निम्न में से किस राजा के दीवान हुआ करते थे? जसवंत सिंह फर्स्ट के दीवान, दीवान भी और दरबारी। ठीक है, तो 6 के अंदर आपके ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। देखिए अगला, अगला है आपके कि 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला, मेवाड़ में रागमाला पूछी है। यदि मारवाड़ में रागमाला पूछ लेता, मारवाड़ में रागमाला, तो हो जाता वीर जी भाटी। कौन हो जाते? वीर जी भाटी। लेकिन यहां पूछा है कि मेवाड़ में रागमाला, साहिबदीन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। मेवाड़ में रागमाला तो साहिबदीन, मारवाड़ में रागमाला तो याद रखिएगा वीर जी भाटी। कौन है? वीर जी भाटी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छित्तर पैलेस के नाम से? अब छित्तर पैलेस के नाम से इसीलिए क्योंकि वो पैलेस छित्तर की पहाड़ी पर भी बना हुआ है और छित्तर के पत्थरों से भी निर्मित है, इसीलिए वो क्या कहलाया था? याद रखिएगा छित्तर पैलेस। और छित्तर पैलेस आप किसे बोलते हैं? आप कहेंगे सर उमेद भवन जोधपुर। ये जो उमेद भवन है, याद रखिएगा विश्व का सबसे रिहायशी भवन है, विश्व का सबसे रिहायशी भवन या महल बोल सकते हैं आप। इसीलिए तो बड़े बड़े सितारे यहां पर शादी करने आते हैं। और यहां पर एक संग्रहालय भी है, कौन सा? घड़ियों का संग्रहालय। विश्व में जितनी भी अच्छी अच्छी घड़ियां है ना, उनका यहां पर आपको म्यूजियम संग्रहालय मिलेगा। निर्माण किसने करवाया था? तो भी आप जानते हैं उमेद सिंह ने। उमेद सिंह ने 1929 से, याद रखिएगा, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। यह है आपके उमेद भवन पैलेस, जिन्हें क्या कहा जाता है? छित्र पैलेस। क्लियर? अगला देखिए, अगला है आपको 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? मत्स्य संघ का निर्माण जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। अब देखिए यहां पर मत्स्य संघ है। पहली बात तो मत्स्य संघ डेट तो आप कहेंगे सर 18 मार्च 1948, याद रखिएगा। ये नाम किसने दिया था? तो के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, याद रखिएगा। 4 रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया गया जिसका नाम था मत्स्य संघ। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, ये देखिए आपके आ गया है, निम्नलिखित दुर्गों में से यूनेस्को ने विश्व धरोहर में या विश्व विरासत में घोषित किया है, ऐसा कौन सा है जिसे विश्व स्थल विरासत धरोहर के रूप में? तो आप सब जानते हैं कि 2013 की बात है और 2013 के अंदर राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया था। किसके अंदर? विश्व धरोहर में। और 6 किले कौन कौन से? तो एक ट्रिक जो आप सब जानते हैं, आम, गाजर और चिक्कू। कू से कुंभलगढ़, ची से चित्तौड़गढ़, रे से रणथंभौर, जे से जैसलमेर, गागरोन और आमेर। आप कहेंगे सर मांडलगढ़ नहीं है, बूंदी नहीं है, भैंसरोडगढ़ नहीं है। ट्रिक में देखेंगे तो गा से गागरोन झालावाड़ है।
आपको पूछा जाए राजस्थान का पहला स्थल जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल हुआ तो 1985 में शामिल हुआ था, कौन? याद रखिएगा, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। 2010 के अंदर शामिल किया गया था जंतर मंतर को। किसको? जंतर मंतर को। और 2010 के अंदर ही ये सब मूर्त की दृष्टि से है, अमूर्त की दृष्टि से कालबेलिया नृत्य को भी 2010 के अंदर विश्व धरोहर की मान्यता दी गई। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11 और क्या पूछा जा रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं होता है? गौरी नृत्य, बम नृत्य, अग्नि नृत्य या वालर नृत्य? याद रखिएगा, वालर नृत्य। ये ग्रासा जनजाति का है नृत्य प्रमुख, और ये वालर नृत्य ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र का होता है और सबसे धीमी गति से होता है। सबसे तेज गति से तो होता है आपके कच्छी घोड़ी नृत्य, उछल उछल कर जो किया जाता है, और धीमी गति से होता है वालर नृत्य। याद रखिएगा, कौन सा है? वालर, जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों मिलकर डांस करते हैं। पुरुष हाथ के अंदर छत्ता, रुमाल या कपड़ा लेकर डांस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कह रहा है? अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, डफला वे मीरी पहाड़ियां कहां स्थित है? डफला वे मीरी पहाड़ियां कहां पर स्थित है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम? तो साथी इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपके डफला वे मीरी नामक पहाड़ियां पाई जाती है। अगला देखिए, अगला है आपके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय मानसून वे तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? एम.टी. यीन, एच. फलोहन, पी. कोटेश्वरम और डी आपके कौन सा? सी. यूनिट। मतलब निम्नलिखित में से भारतीय मानसून और तिब्बतियन पठार के बीच में, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर है भाई, पी. कोटेश्वरम। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। देखिए, पूछा जा रहा है भारत में काल वैशाखी वर्षा, वही कहीं पर आमर वर्षा कहलाती है, कि सर्वाधिक घटित होने की अवधि, मतलब ये कब होगा? तो सिंपल सी बात है आप तो कि भाई भारत में जो काल वैशाखी वर्षा है ये कब होगी? तो आप कहेंगे मध्य मार्च और मध्य अप्रैल। मार्च और अप्रैल के अंदर काल वैशाखी की जो वर्षा है वो सर्वाधिक होने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए आगे, अगला देखिए, अगला है आपके सामने, बहुत सारे ऑप्शन है भाई। अच्छा, इसमें कोड दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से पठार हैं वो प्रायद्वीपीय पठार में अवस्थित हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में कौन से अवस्थित हैं? निम्नलिखित में से कौन से पठार हैं जो आपके प्रायद्वीपीय के अंदर आते हैं? देखिए, बुंदेलखंड उच्च भूमि की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मेघालय पठार की बात करें तो ये भी आता है। मालवा पठार की बात करें तो ये भी आता है। दक्कन पठार भी आता है। बस लद्दाख पठार नहीं आता है, क्योंकि लद्दाख पठार है आपके भारत के उत्तरी भाग में, ये नहीं आता है। ए बी सी डी चारों हैं, ए बी सी डी चारों हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है आपके 16 क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 16 है किस प्रकार की जलवायु से संबंधित? तो याद रखिए आर्द्र शीतोष्ण। 16 आर्द्र शीतोष्ण, याद रखिए ये भारत में पाए जाने वाले वन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। पूछा जाए भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? भारत में देखिए, ट्रांस गंगा मैदान, मध्य एवं निचला गंगा मैदान, पूर्व तटीय मैदान
या गुजरात का दक्षिण पश्चिमी भाग? अब गुजरात का दक्षिण भाग में तो क्या रहेगा, भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा मध्य या जो निचला गंगा मैदान है ना, वहां पर सर्वाधिक बाढ़ आने की संभावना है। अगला देखिए, अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र गंभीर सूखा, मतलब इतना गंभीर सूखा है, सूखा नहीं पूछा, गंभीर सूखा पूछा है, तो यह है आपके लगभग 16%, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। देखिए क्या पूछा जा रहा है, दिख तो रहा आपको? ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ये लीजिए, देख लीजिए। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मृगोवन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन और उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन कौन कौन से हैं बताइए। देखिएगा, यदि हम उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती की यहां से बात करते हैं तो इसको तो हम जोड़ सकते हैं हमारे राजस्थान के क्षेत्र से भी, सांगवान के वन इसी क्षेत्र में मिलते हैं और यही वनस्पति है। ठीक है, अगला है आपके मृगोवन, आपको सुंदरी वन, कौन से हैं? सुंदरी वन, जो आपके सुंदरवन डेल्टा में नहीं मिलते, वो है ये। अच्छा, फिर है आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, तो कंटीले हैं तो बबूल को पकड़ लीजिए भाई, बबूल कंटीला ही तो होता है। और उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, तो ये हो जाएंगे आपके रोजवुड। रोजवुड एक के अंदर 2 है, एक के अंदर 2 है, जिसमें नहीं है उसको काट दीजिए। ठीक है, मृगोवन है आपके सुंदरी, मतलब बी में 4 है, बी के अंदर 4 दोनों में। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन बबुल है, मतलब सी में 3 है, सी में 3, एक में है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 20। देखिए, पूछा जा रहा है आपको सीकर, झुंझुनू व नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? शुष्क पश्चिमी मैदान। अब सीकर, झुंझुनू और नागौर की बात है तो ये शुष्क पश्चिम में तो आने से रहे, छोड़िए इसको। अगला है अंत्य स्थलीय अफवाह के अंतर्वर्ती मैदान क्षेत्र। बिल्कुल देखिए, सीकर, झुंझुनू, यहां पर कांतली नदी बहती है, नागौर के अंदर भी बहती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में तो है नहीं सीकर, झुंझुनू, और बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में भी है नहीं, तो ऑप्शन 2 ही बचता है आपके। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? गंगा नदी तंत्र का, देखिएगा हमारे राजस्थान की नदियां दे रखी है सारी सारी, और यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है। अब गंगा नदी तंत्र तो स्वयं है बंगाल की खाड़ी का भाग। हमारे राजस्थान की यदि हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी की प्रमुख नदी तो है चंबल। कौन सी है? चंबल, बनास, गंभीर और कौन सी? बाणगंगा। मतलब जो नहीं है वो देख लीजिए। मेज नदी आपके सहायक है चंबल की, मतलब ये तो होगी, नहीं है ये तो होगी। ठीक है, यहां पर तो नहीं पूछ रहे ना, वो भी निकाल देंगे, लेकिन मेज तो है चंबल की सहायक नदी, मतलब ये तो गंगा नदी तंत्र का भाग है। आपने देखा होगा कि बनास की सहायक नदी है मेनाल और बनास चंबल की सहायक नदी है, मतलब ये भी गंगा का भाग है। ए व बी तो भाग है। अच्छा, तीसरी बात है मोरेन नदी की, और मोरेन जो नदी है ये भी किसका भाग है? हाँ याद रखिएगा, नहीं मोरेन नदी, मोरेन नदी तो आपके माही नदी का भाग है। किसका भाग है? माही नदी। ये तो डूंगरपुर जिले में बहती है ना, और माही आपके बंगाल की खाड़ी का भाग है। नहीं, मतलब एक तो सी नहीं है, याद रखिएगा। कौन सा नहीं है? शी। ठीक है, और एक आपके मानसी, देखिए वाकल, मानसी, हतमती, मतलब बात तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। याजम, मतलब सी, डी और ई
ये तीनों सी, डी और ई, ये तीनों ही ऐसी नदियां हैं जो किसका भाग नहीं है, गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंप्लीट है। चलें आगे, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या पूछा जा रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017, हम 17 की भी बात कर लेंगे और थोड़ी देर में वर्तमान की भी चर्चा कर ही लेंगे, के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम। देखिएगा 2017 और 2017 के अकॉर्डिंग बात करें तो सर्वाधिक उदयपुर में है और न्यूनतम चूरू में है। आप सब जानते हैं कि ये वन रिपोर्ट है, ये प्रत्येक 2 साल में आती रहती है। तो सिंपल सी बात है कि अभी की बात करें तो याद रखिएगा, अभी जो रिपोर्ट आई है 2021 की, उसके तहत भी सर्वाधिक वन उदयपुर में है और न्यूनतम कहां पर है, चूरू में। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखिए, अगला है यहां पर आपके पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए लूनी और जमुई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश का भाग है, बिल्कुल सही है। चंबल बेसिन किस प्रकार की भूमि है, उत्कात भूमि, सही है। माही बेसिन बिल्कुल छप्पन का मैदान है, लेकिन बनास बेसिन बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आप देखेंगे ये क्वेश्चन अभी किसी ना किसी एग्जाम में आया, मतलब रिपीटेड हो रहे हैं, इसीलिए पुराने पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, दशकों से राजस्थान में तांबड़ा उत्पादन, तांबड़ा या जिसे आप बोलते हैं गार्नेट, या जिसे आप तांबड़ा, गार्नेट, फिरोजा या माणिक जिसे आप बोलते हैं, लाल रंग का होता है, ये अग्रणी रहा है। तो अपने राजस्थान में सर्वाधिक तांबड़ा तो टोंक जिले में होता है। कहां पर, टोंक। और टोंक के अलावा अजमेर और भीलवाड़ा, 3 जिलों में। टोंक, वर्तमान में अजमेर, और कौन सा जिला है, भीलवाड़ा, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 25, और क्या कह रहा है, एक तरफ ऊर्जा परियोजना है और एक तरफ उनकी लोकेशन बतानी है। सबसे पहला दे रखा है भड़ला सोलर पार्क। तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर वर्तमान के अंदर तो ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है, बिल्कुल। और ये कहां पर है, आपके फलोदी जोधपुर में। 1 में 4 है, जिसमें नहीं है उसको काट दीजिए। ठीक है, फिर है आपके अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना कौन सी है, अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना, और ये है आपके बालोतरा बाड़मेर में। अगली है पवन ऊर्जा परियोजना, और पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़, प्रतापगढ़। और सौर ऊर्जा जो परियोजना है वो है आपके ख्यूसर, नागौर। मतलब ए में 4 हो जाएगा। ठीक है, अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना आपके बालोतरा बाड़मेर 3। ठीक है, फिर पवन ऊर्जा हो जाएगी आपके देवगढ़। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। देखिए पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार, आपको बार बार कह दिया है जनगणना रट डालिए, राजस्थान के कौन से जिले में क्रम से न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं। न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि। देखिएगा न्यूनतम ग्रामीण की बात हो रही है तो आ जाएगा आपके कोटा, तो कौन सा हो जाएगा, कोटा। और शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपके डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। 26वां के अंदर आपके कितने हो जाएंगे, 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। ये सबसे अच्छा और सबसे शानदार क्वेश्चन लगता है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि आप अधूरा पढ़ते हैं।
और अधूरा दिक्कत कर देता है। ये देखिए ऑप्शन तो देखिए, प्रश्न पढ़ के तो आप खुश हो गए कि सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? शिरोई जालोर, जालोर जोधपुर, बाड़मेर जालोर, शिक्कर झुंझुनू। क्योंकि सुंदा माता आप साथी केवल जालोर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जालोर। अब देखिए यहां जालोर है, यहां जालोर है, यहां जालोर है। अब क्या करेंगे बताइए? ये यहां पर भी जालोर है तो कहेंगे, याद रखिएगा, सुंदा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो जालोर और शिरोई के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये जो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भालू के लिए। इसीलिए तो यहां पर राज्य का पहला और देश का चौथा भालू अभियान बनने जा रहा है अब करंट के अंदर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28। अब ये तो आप जानते ही हैं, पूछा गया है नवलखा झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो आप सब जानते हैं बूंदी में। नवलखा झील कहां पर है? बूंदी में। नवलखा बावड़ी या नौलखा बावड़ी एक ही बात है। और ये आपके कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। एक नवलखा किला है। नवलखा किला कहां पर है? तो याद रखिएगा झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में। और ये राजस्थान का ऐसा किला है जो एक अधूरा किला है। इस किले की नींव रखी गई थी, याद रखिएगा, किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह द्वारा। क्या आप भी कमेंट करके बताएंगे कुछ? जैसे नवलखा भंडार कहां पर है? तो याद रखिए नवलखा भंडार है आपके चित्तौड़गढ़ में। और नवलखा दरवाजा भी तो है एक। और ये जो नवलखा दरवाजा है ये आपके कहां पर है? याद रखिएगा रणथंभौर में। ठीक है, तो ये 5 बातें हैं नवलखा से कासा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नवलखा झील बूंदी, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, नवलखा किला झालावाड़, नवलखा भंडार चित्तौड़ और नवलखा दरवाजा रणथंभौर। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29। देखिए पूछा जा रहा है भानगढ़ व सिरावत श्रेणियां कौन सी अरावली में आती है? ये लीजिए, ये है राजस्थान। ठीक है, ये रही अरावली, ये दक्षिण अरावली, ये मध्य अरावली और ये उत्तरी अरावली। भानगढ़ कहां पर आता है? आप कहेंगे सर अलवर। कौन सा भाग है? ऊपर वाला, उत्तरी अरावली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कितना अच्छा और कितना शानदार क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30। क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ऐसा कौन सा जिला है जो सोलर सिटी विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है? अजमेर तो है, जयपुर भी है, जोधपुर भी है। जो शामिल नहीं है वो याद रखिएगा उदयपुर। सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 31। क्या कह रहा है? देखिए अच्छा ये भी कूट का है क्या? ये लीजिए, दिख जाएगा। ठीक है, आराम से ये लीजिए। जनगणना की बात है 2011 के अनुसार कौन से वाक्य सही है? ये हमसे पूछा जा रहा है कौन से वाक्य सही है। देखिए ये लीजिए, यहां तक रोक देता हूं, अब तो दिख जाएगा आपको आराम से। पहला क्या कह रहा है कि राजस्थान की 24.9 जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो निवास करती है वह है 75.1%। आप कहेंगे हाँ सर ये बात ठीक है। ये लीजिए, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का जो लिंगानुपात है वो 914 है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले का है, बिल्कुल सही है। बाल लिंगानुपात मतलब समझ गया ना, 0 से 6। राजस्थान में सन 2001 से लेकर 11 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई, बिल्कुल सही है। मतलब बातें चारों ही सही है, ए बी सी डी चारों ही सही है। और कितना शानदार क्वेश्चन, इसीलिए कह रहे हैं जनगणना तो पूरी रट डालिए। क्या पता आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा यही थे, बस ये थे आपके राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके बारे में हमने चर्चा की। पेपर था आपके ACF का। चर्चा और करेंगे और क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।